गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आपका 11th स्टैंडर्ड में सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब अभी 11th में साइंस कॉमर्स में आपने एडमिशन लिया हुआ है, उसके साथ साथ आपने हिंदी विषय भी लिया हुआ है। इसलिए आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ और आप सबका हिंदी भाषा में सुस्वागतम करती हूँ। आपको 11th और 12th में हिंदी भाषा में अच्छे अच्छे मार्क्स प्राप्त हो और आप आगे बढ़ें, यही शुभकामनाएं करके आज हम अपने अध्ययन की, अपने विषय की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे जो पाठ्य पुस्तक है 11th स्टैंडर्ड की, उस पाठ्य पुस्तक का विभाजन किस तरह से किया हुआ है। तो देखिए, अनुक्रमणिका, जिनके पास पाठ्य पुस्तक है वह अपनी अनुक्रमणिका खोल के रखिए। वहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कि आपको कुछ गद्य दिए हुए हैं, यानी पाठ दिए हैं, कुछ कविताएं दी हुई है, कुछ निबंध है, कुछ एकांकिका है, कुछ गजल है, तो कुछ उपन्यास का छोटा सा अंश लिया गया है, कुछ लघु कथाएं ली गई है। तो यह जो सब कुछ है आपका गद्य और पद्य विभाग में आता है। उसके साथ साथ आपको कुछ विशेष तौर पर अध्ययन करने के लिए यह 2 पथनाट्य विषय दिए गए हैं, जिसे हम विशेष अध्ययन हेतु कहते हैं। पाठ का नाम वहाँ पर है नुक्कड़ नाटक, और यह नुक्कड़ नाटक जो है उसके अंतर्गत पथनाट्य के 2 अलग विषय दिए हुए हैं। पहला है मौसम और दूसरा है अनमोल जिंदगी। तो आपको विशेष अध्ययन हेतु इस विभाग में आपको नुक्कड़ नाटक का अध्ययन करना है। और नेक्स्ट है व्यवहारिक हिंदी। व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत आपको एक नया विषय, नए जो सारी विज्ञान की प्रगति हो रही है, उस विज्ञान की प्रगति के अंतर्गत हमें भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, कुछ न कुछ हमें भी समझना चाहिए। इसलिए व्यवहारिक हिंदी, व्यवहार में भाषा का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, यह इन लेसन के द्वारा हमें बताने की कोशिश की गई है। तो व्यवहारिक हिंदी में हमें 4 लेसन का अध्ययन करना है। हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं, समाचार, जन से जनहित तक, रेडियो जॉकी और ई अध्ययन नई दृष्टि, इन व्यवहारिक हिंदी के लेसन का हमें अध्ययन करना है। उसके साथ साथ व्याकरण, यह 5वां हिस्सा हमारे पाठ्य पुस्तक का है। उसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ाई करनी है, तो रस, अलंकार, मुहावरे, कहावतें तथा पारिभाषिक शब्द, हिंदी साहित्यकारों के मूल नाम, उनके साहित्य के नाम, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों के हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों के नाम, तथा मुद्रित शोधन चिन्ह दर्शक तालिका, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 110, 109, 107, 108 पर सब कुछ व्याकरण का थोड़ा थोड़ा विभाग दिया हुआ है। और जो कि आपने इसकी पहली तासिकाओं में, यानी कक्षा 7th, 8th, 9th, 10th में जो हिंदी भाषा का अध्ययन आपने किया, वहाँ पर आपने विलोमार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, युग्म शब्द, इनका अध्ययन आपने किया हुआ है। वाक्य शुद्धिकरण करके लिखिए, काल परिवर्तन कीजिए, सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए, यह सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। तो यही छोटा सा व्याकरण का हिस्सा भी आप लोगों को इस पाठ्य पुस्तक में रहने वाला है। तो आज हम देखते हैं कि यहाँ पर अंक विभाजन किस तरह से किया गया है। आपके जो पेपर के 80 अंक है, उन 80 अंकों को किस तरह से परीक्षा के लिए विभाजित किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक का अंकों का विभाजन कैसे है।
तो पहले है गद्य विभाग। गद्य विभाग 20 अंकों का है। उसमें क्या क्या रहेगा? तो निबंध, कहानी, एकांकिका, उपन्यास, यह जो विधाएं आई हुई है आपके पाठ्य पुस्तक में वह 20 अंकों के लिए है। पद्य विभाग भी 20 अंकों का है। उसमें कविताएं हैं, दोहे हैं तथा यहाँ पर गजल आई हुई है, गीत आया हुआ है, त्रिवेणी आई हुई है। तो यह जो है यह पद्य विभाग में आता है। उसके अध्ययन के लिए आपको 20 अंक दिए जाते हैं। विशेष अध्ययन हेतु आपको नुक्कड़ नाटक, मौसम और अनमोल जिंदगी दिया हुआ है, तो उसका अध्ययन आपको 10 अंकों के लिए करना है। व्यवहारिक हिंदी तथा अपठित गद्यांश आपको 20 अंकों का आने वाला है। जो कि मैंने बताया व्यवहारिक हिंदी के 4 लेसन वह 20 अंकों के लिए है। उसके साथ आपको एक पाठ्य पुस्तक के बाहर का परिच्छेद भी रहेगा, वह भी व्यवहारिक हिंदी से रिलेटेड रहेगा, वह 20 अंकों के लिए है। व्याकरण 10 अंकों के लिए है। यानी कुल मिलाकर आपके लेखी परीक्षा जो होगी आपकी रिटन टेस्ट वह 80 अंकों की होगी। बचे हुए 20 अंक जो है वह आपकी मौखिक परीक्षा के लिए रखे गए हैं। तो आपकी मौखिक परीक्षा किस तरह से ली जाएगी वह आपको परीक्षा के पहले सब कुछ बताया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारी प्रश्न पत्रिका का स्वरूप किस तरह से होगा। तो हमारी यह जो प्रश्न पत्रिका है उसके अंतर्गत गद्य विभाग जो है वह 20 अंकों का है। वहाँ पर 20 अंकों में हमें क्या क्या आएगा? तो एक परिच्छेद, अ विभाग में परिच्छेद आएगा। उसके अंतर्गत हमें संजाल पूर्ण करना है, आकृति पूर्ण करनी है, शब्द संपदा लिखनी है और अपना स्वमत देना है पूछे हुए प्रश्न के आधार पर। ऐसा पहला परिच्छेद हमारा होगा 6 अंकों का। दूसरा परिच्छेद भी हमें आएगा उन्हीं पाठों से संबंधित, उसमें भी हमें आकलन कृति यानी संजाल पूर्ण करना है। शब्द संपदा यानी व्याकरण से संबंधित परिच्छेद पर कुछ पूछा जाएगा, उसका उत्तर देना है और आपका स्वमत देना है। तो वह भी आपका प्रश्न हुआ 6 अंकों का। लघुत्तरी प्रश्न के उत्तर लिखने हैं 6 अंकों के लिए, वह भी लेसन से संबंधित ही है। और साहित्य से संबंधित सामान्य ज्ञान, जो साहित्य यानी आपके जो सारे पाठ और कविताएं हैं उनके जो लेखक हैं उनका जो साहित्य है उसके बारे में आपको एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। वहाँ पर लिखा है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर प्रश्न, तो वह आपको 2 अंकों का है। तो यहाँ पर आपके गद्य विभाग के 20 अंक पूर्ण हो जाते हैं। यह 20 अंकों का गद्य विभाग आपका परीक्षा में रहता है। उसके बाद पद्य विभाग, पद्य विभाग जो है वह भी 20 अंकों का है। उसमें भी हमें क्या आएगा? अ विभाग में पद्य रचना दी जाएगी। पद्य रचना का कुछ पंक्तियां आपको दी जाएगी, उसके उत्तर आपको लिखने हैं, संजाल पूर्ण करना है, शब्द संपदा यानी उसी पद्य पंक्तियों से संबंधित व्याकरण पूछा जाएगा और आपका स्वमत पूछा जाएगा। तो वह आपको रहेगा 6 अंकों के लिए। नेक्स्ट दूसरी भी पद्य रचना रहेगी, वही सेम 6 अंकों के लिए है। उसमें भी 3 अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर आपको देने हैं। फिर ई विभाग आता है रसास्वादन करने के लिए। उसमें आपको 5 मुद्दे दिए जाएंगे, 2 पद्य पंक्तियां दी जाएगी अलग अलग कवियों की, और आपको कहा जाएगा कि उसमें से जो पद्य पंक्ति आपको अच्छी लगती है उसका रसास्वादन इन 5 मुद्दों के आधार पर कीजिए। मुद्दे कुछ ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। वहाँ पर पूछा जाता है लेखक का नाम, पाठ का नाम तथा यह पद्य पंक्तियाँ आपको क्यों पसंद आई, उसका भावार्थ क्या है, यही आपको
वहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। साहित्य से संबंधित सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। पद्य रचनाएं जो है आपकी, उसके जो सारे कवि है, उन कवियों का साहित्य, उनके विषय, इस पर आधारित सामान्य ज्ञान पर 2 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। फिर आता है आपका विभाग क्रमांक 3, जो विशेष अध्ययन है, उसके लिए अंक 10 है, तो उसे कहा जाएगा कृति क्रमांक 3। तो कृति क्रमांक 3 में अविभाग जो आपका आएगा, अभी यहाँ पर पद्यांश दिया है, लेकिन आपको विशेष अध्ययन हेतु क्या है, नुक्कड़ नाटक है। तो इस नुक्कड़ नाटक से संबंधित कुछ संवाद आपको वहां पर दिए जाएंगे और उस संवाद पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे 6 अंकों के लिए। उसके उत्तर आपको देने हैं। और आ विभाग जो उसका होगा वह है लघुत्तरी प्रश्न। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से एक प्रश्न का उत्तर देना है, जो कि वह नुक्कड़ नाटक से ही संबंधित होगा। वह आपको रहेगा 4 अंकों के लिए। तो यह आपका पहला, दूसरा और तीसरा विभाग यहाँ पर पूर्ण होता है। उसके 50 अंक पूर्ण हो जाते हैं। अभी बचे हुए 30 अंक कहाँ पर दिए जाते हैं, तो देखिए आगे आपका विभाग क्रमांक 4 व्यवहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली, जो कि 20 अंकों के लिए है। कृति क्रमांक 4 जो है अविभाग, दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं 6 अंकों के लिए, जो कि व्यवहारिक हिंदी के सभी पाठों से संबंधित ही दीर्घोत्तरी प्रश्न होगा। यदि आप प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना चाहते तो आपको वहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा, एक परिच्छेद दिया जाएगा लेसन से संबंधित, उस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। यह आपका अविभाग पूरा हो जाता है 6 अंकों का। फिर यह तो ऊपर का उत्तर लिखिए या फिर परिच्छेद का उत्तर लिखिए। फिर आपका आता है आ विभाग, जो कि लघुत्तरी 2 में से एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है 4 अंकों के लिए। यदि आप लघुत्तरी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना चाहते तो आपको व्याकरण से संबंधित सवाल किए जाएंगे कि सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, या फिर वाक्य शुद्धिकरण करके फिर से लिखिए, तो वह भी आपको 4 अंकों के लिए रहता है आ विभाग। उसके बाद आता है ई विभाग। ई विभाग में होता है अपठित परिच्छेद, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। टेक्स्ट बुक के बाहर से आया हुआ परिच्छेद आपको दिया जाता है, उस पर भी 6 अंकों के अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके उत्तर आपको लिखने हैं। और ई विभाग जो आता है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली मैंने अभी आपको कहा कि आपके पाठ्य पुस्तक में पेज क्रमांक 107 और 108 पर पारिभाषिक शब्दावली दी हुई है। उससे संबंधित आपको 8 शब्द दिए जाते हैं, उसमें से 4 शब्दों के उत्तर आपको लिखने हैं। वहाँ पर आपको प्राप्त होते हैं 4 अंक। ऐसे कुल मिलाकर आपका यह जो विभाग क्रमांक 4 है व्यवहारिक हिंदी का, वह आपका 20 अंकों का पूर्ण होता है। फिर आपका बचता है लास्ट विभाग क्रमांक 5, जो कि है व्याकरण। व्याकरण आपका है 10 अंकों का। 10 में आपको यह चेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं, काल परिवर्तन आ सकता है या वाक्य शुद्धिकरण आ सकता है, सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए ऐसा भी आ सकता है। 2 अंकों के लिए अलंकार रहता है। अलंकार के अंतर्गत आपको उदाहरण दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि यह उदाहरण किस अलंकार के हैं, उनके नाम लिखिए। उसके लिए आपको अंक दिए जाते हैं 2। फिर आपको आता है रस। यह रस भी अलग अलग उदाहरण आपको दिए जाते हैं, उसमें से रस का 2 उदाहरणों का रस का नाम क्या है वह
आपको देखना है और उसका उत्तर आपको 2 अंकों में देना है। फिर आता है आपका मुहावरे। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। 4 मुहावरे दिए जाएंगे, उसमें से 2 के उत्तर आपको लिखने हैं 2 अंक के लिए। फिर लास्ट टॉपिक आपका आता है वाक्य शुद्धिकरण करके वाक्य फिर से लिखिए। तो वह भी आपको वाक्य शुद्धिकरण आपको जो है 2 अंकों के लिए आता है। इस तरह से आपकी यह प्रश्न पत्रिका जो है 80 अंकों की पूर्ण होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं समझती हूँ कि आपको पाठ्य पुस्तक का अंक विभाजन और प्रश्न पत्रिका का अंक विभाजन किस तरह किया जाता है यह आपने समझ लिया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखना है कि हमारे पाठ्य पुस्तक की जो पहली कविता है प्रेरणा, जो कि त्रिपुरारी जी के द्वारा लिखित है, तो उस पर हमें अभी विचार करना है। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ, सबके पास टेक्स्ट बुक है, आप भी टेक्स्ट बुक खोल कर बैठिए। आपको जो पढ़ाया जा रहा है वह आप भी ध्यान से सुनिए और देखिए पाठ्य पुस्तक में सब कुछ वैसा है या नहीं। ठीक है, तो हम आज हमारी पहली जो पद्य रचना है प्रेरणा, उसे हम देखते हैं। तो देखिए, कवि का परिचय हम पे सबसे पहले देखते हैं। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर बिहार में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना में हुई। फिर स्नातक शिक्षा, स्नातक यानी ग्रेजुएशन, दिल्ली में हुआ। फिर स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार में हुई। स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन उनका हिसार में हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं। वह सिर्फ लेखक ही नहीं है, तो वह हिंदी दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे हैं और उसके साथ साथ वह फिल्म और दूरदर्शन के लिए भी लेखन कार्य कर रहे हैं। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। त्रिवेणी, यह जो उनकी काव्य रचना का पद्धति है, उस पद्धति को उन्होंने त्रिवेणी नाम दिया हुआ है। तो यह सबसे पहले त्रिवेणी को लिखने का कार्य त्रिपुरारी जी ने ही किया हुआ है और उनकी यह पद्धति जो है लेखन की बहुत ही मशहूर हुई है, प्रसिद्ध हुई है। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ की बीज बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। क्या क्या करते हैं वह त्रिपुरारी जी? कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीज बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। उनकी प्रमुख कृतियां कौन सी है? नींद की नदी, यह उनका कहानी संग्रह है। नॉर्थ कैंपस, यह उनका कहानी संग्रह है। सांस के सिक्के, यह उनका त्रिवेणी संग्रह है। उनका काव्य प्रकार, अभी यह जो आपको कविता दी हुई है उन्होंने 3 पंक्तियों में एक पद इस तरह से लिखा हुआ है, उसे ही नाम त्रिवेणी कहा जाता है। तो यह जो त्रिवेणी है उसकी क्या विशेषता है? देखिए, त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में देखिए, मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। यथार्थ यानी सत्यता, कल्पना यानी कल्पना को सत्य में उतारना। तो
कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है, समावेश किया जाता है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं और तीसरी पंक्ति जो होती है वह पहली दो पंक्तियों में छिपे हुए भाव को नए रूप में हमारे सामने रखती है। तो पहली दो पंक्तियों का मूल अर्थ क्या है वह हमें तीसरी पंक्ति समझाती है। सामयिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणी के प्रमुख विषय है। कौन कौन से विषय है त्रिवेणी के? सामयिक स्थितियाँ यानी आज की सत्य परिस्थिति क्या है, रिश्ते कैसे हैं, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, यह भी उनका विषय है। और जीवन के प्रति सकारात्मकता, यह उनके 3 अलग अलग विषयों पर लेखन साहित्य हमें दिखाई देता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे इस कविता का विषय क्या है जो कि त्रिवेणी के द्वारा कवि हमें समझाना चाहते हैं। पहले देखिए, प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी की आपाधापी में जुटे हुए माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है, इस सच्चाई को भी उजागर किया है। यानी कवि ने हमें क्या बताया इस कविता के द्वारा? माँ का ममत्व, माँ की ममता क्या होती है, माँ का जीवन कैसे होता है, माँ अपने बच्चों के लिए किस तरह से उनकी सोच में डूबी रहती है, और पिता की गरिमा को बताया हुआ है कि पिता हमें कैसे लगते हैं, पिताजी हमारे कैसे होते हैं, कैसे रहते हैं। यानी हमारी माँ का ममत्व और पिता की गरिमा को उन्होंने हमें बताया हुआ है। और उसके साथ साथ जिंदगी की यह जो भागा दौड़ी चल रही है, इस भागा दौड़ी में माता पिता दोनों भी एक साथ बच्चों के साथ नहीं रह पाते हैं, क्योंकि आर्थिक नियोजन करना, सभी प्रश्नों का उत्तर निकालना, सभी बातों का नियोजन करना, इसके लिए माता और पिता दोनों को घर के बाहर काम के लिए जाना पड़ता है। तो एक के बाद एक अपने बच्चों के पास रहता है, कभी माँ रहती है तो किस समय पापा रहते हैं, लेकिन माँ और पिताजी का प्यार बच्चों को एक साथ एक ही समय नहीं मिल पाता है। यह आज की सच्चाई है। इस सच्चाई को भी उजागर किया है। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है, अभी निराशा के बादलों को छोड़ देना चाहिए, निराशा के बादलों को पकड़कर नहीं रखना चाहिए। ऐसा यदि हम करते हैं और उन संकटों से, निराशा से हम बाहर निकलते हैं, आशा के किरण हमें दिखाई देते हैं, तो वह जो ठोकरें हमें लगी है, उन ठोकरों ने ही हमें जीना सिखा देती है। वही ठोकरें हमें जीना सिखाती है, कैसे जीना चाहिए वह हमें बताते हैं। तो ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। ठोकरें खाकर जो आगे बढ़ता है वही जीतता है, वही सिकंदर होता है। इसलिए ठोकरें खाकर कभी रोना नहीं है, बैठ जाना नहीं है, या समस्या को ज़्यादा समय तक हमारे पास नहीं रखना है। तभी हमारी जय जयकार हो सकती है, हम उन्नति और प्रगति कर सकते हैं। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। सुख और दुख का समय जब आता है तब हमें क्या रहना है? स्थिर रहना है। किसी भी प्रकार में हमें हड़बड़ाना नहीं है, डगमगाना नहीं है, रोना धोना नहीं है, हिम्मत हार कर बैठ जाना नहीं है, आत्मविश्वास को कमज़ोर नहीं बनाना है। तो यही सारी बातें जो है, सुख और दुख जब हमारे पास होता है तो हमें यह सारी बातें हमेशा हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो यह जो हमारी पहली कविता है उसका यह सारांश
कवि ने यहाँ पर छोटे से शब्दों में हमें बताने की कोशिश की हुई है। तो हम देखते हैं कि कवि ने हमें और क्या बताया हुआ है। आगे देखिए पंक्ति कैसी है। यह 3 पंक्तियां हैं। इन पहली 2 पंक्तियों का पूरा भावार्थ इस तीसरे पंक्ति में भरा हुआ है। इसलिए इस तरह यह जो 3 पंक्तियां हैं, इन्हें कवि की भाषा में हम त्रिवेणी कहते हैं। तो पहली देखिए क्या पद है। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। देखिए, माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। माँ और बेटे का प्यार देखिए कैसा होता है। बेटा काम की वजह से घर के बाहर चला गया है, उसे अपना कर्तव्य निभाना है, जिम्मेदारियाँ निभानी है, उसका फ्यूचर बनाना है। इसलिए माता भी उसे परमिशन देती है कि जा, तेरा भविष्य तेरे साथ है, तुझे आगे बढ़ना है तो तू काम पर जा। लेकिन माँ का पूरा दिल जो है वह अपने बेटे के पीछे पीछे ही रहता है। वह उसी के बारे में हमेशा सोचती रहती है कि बेटा ने खाया होगा, खाना खाया होगा, सोया होगा, उसे आराम मिला होगा, बहुत सारा काम तो नहीं करना पड़ा होगा। इस सोच में वह हमेशा डूबी रहती है। और वह क्या करती है, दिन में 2-3 बार अपने बेटे को फ़ोन करके उसकी क्या हलचल चल रही है, वह कैसा है, वह पूछती रहती है। तो एक बेटे ने वहाँ पर कहा हुआ है कि माँ जब फ़ोन करती है तो मैं माँ के साथ बात कर लेता हूँ, लेकिन माँ मुझसे जब बात करती रहती है तो ही वह रो देती है। मेरी आवाज़ सुनकर उसको रोना आ जाता है। वो मुझे पूछती है खाना खाया क्या, खाना अच्छा था क्या। लेकिन बेटा जो है वह मजबूर हो जाता है, अपनी माँ को इन सवालों के उत्तर वह नहीं दे सकता है। तो वह क्या कहता है, माँ की तसल्ली के लिए, माँ को खुश करने के लिए वह भी कहता है कि हाँ माँ, मुझे अच्छा भोजन मिला, काम बहुत नहीं करना पड़ा, मैं अभी ठीक हूँ, खाना मैंने खाया है। लेकिन वही बेटा कहता है कि माँ को खुश करने के लिए मैं फ़ोन पर तो हंस देता हूँ, उसके साथ अच्छे से बात कर लेता हूँ, लेकिन जब फ़ोन रख दिया जाता है तो माँ के साथ बात करने के बाद मैं खुद भी रोने लगता हूँ। यानी माँ की ममता जो है बेटे को बहुत बहुत बातें सिखाती है। और बेटा जो है माँ के सामने रोएगा तो माँ और भी विचलित हो जाएगी, संभ्रम में पड़ जाएगी, क्या करूँ क्या नहीं, ऐसा उसे हो जाएगा। इसलिए बेटा उसे कहता है कि हाँ माँ, मैं खुश हूँ, अच्छा हूँ, सब कुछ अच्छा है, सब ठीक चल रहा है, ऐसा माँ को तसल्ली देता है। लेकिन बेटे के मन में भी माँ के प्रति जो प्यार होता है वह झलकता है। तो वह बेटा कहता है कि मैं माँ के सामने तो रो नहीं सकता हूँ, लेकिन फ़ोन रखने पर मैं भी तो रो देता हूँ। तो इस तरह से कवि ने इस पहले पद में माँ और बेटे के ममता का विषय लिया हुआ है। नेक्स्ट पद में वह हमें क्या बताते हैं, देखिए, सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं, हर पिता में ही कोई माँ भी छिपी होती है। देखिए कवि ने हमारे सामने कितनी सुंदर बातें रखी हुई है। सख्त ऊपर से, पापा कैसे होते हैं, बहुत सख्त होते हैं, कठोर होते हैं, जोर से बात करते रहते हैं, डांटते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फ्यूचर अच्छा बनना चाहिए, समाज में हमें अच्छा व्यक्तिमत्व लेकर बाहर जाना है। इसलिए हमारे ऊपर कोई आँच ना आए, कोई हमें गलत ना कहे। इसलिए पिताजी की कोशिश रहती है कि मेरे बेटे को सारी बातें आनी चाहिए, सब समझ में आना चाहिए, उसे किसी ने धोखा नहीं देना चाहिए। इसलिए उन्हें हमेशा सख्त रहना पड़ता है, कड़क रहना पड़ता है, कठोर रहना पड़ता है। लेकिन उनके दिल में भी बहुत, उनका दिल जो होता है वह बहुत नाजुक होता है।
पहले तो वह डांट लेते हैं, लेकिन खुद से सोचते रहते हैं कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, मैंने बेटे को कुछ गलत तो नहीं बोला। ऐसे वह अपने आप से सोचते रहते हैं। चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। क्या कहा है कवि ने कि चोट बच्चों को लगती है, लेकिन तड़पते कौन है? पिताजी है। दर्द सबसे अधिक उन्हें होता है। हर पिता में ही कोई माँ भी छिपी होती है और वह हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन पिता के मन में भी माँ छिपी हुई होती है। यह कवि ने हमें स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया हुआ है। तो पहले पद में माँ और बेटे की ममता और दूसरे पद में कवि ने पिता का वैशिष्ट्य, पिता की सारी गरिमा जो है, पिता पर कैसे गर्व करना चाहिए, पिता कैसे होते हैं, यह हमें बताने की कोशिश की हुई है। तो यहाँ पर आज हम रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट की जो सारी पद्य पंक्तियाँ हैं उनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।